हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टेस्ट सीरीज में आज हम सब यहां पर फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। प्रायः जो लंबे रास्ते होते हैं और बहुत दूर की जो मंजिलें होती हैं, धीरे धीरे, लगातार और कठोर परिश्रम के द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सभी छात्रों से मेरा यही अनुरोध है कि मेरे इस क्लास में लगातार आप बने रहें। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करने की कोशिश जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, परीक्षाएं बिल्कुल पास हैं और इसी संदर्भ में मैंने इस सिलेक्टेड क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज को आपके सामने लाया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किसका हिस्सा थी, मतलब कि किस धर्म से संबंधित। ओके, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र स्टेट में है एंड these आर रिलेटेड टू बौद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य, संघ और उसके क्षेत्र विषय का वर्णन है। ओके, तो ये है प्रथम प्रथम भाग में। भारतीय संविधान के भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है और यह संविधान के आर्टिकल 1 से 4। ओके, पार्ट 1, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक को ये कवर करता है। भारतीय संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 1 में भारतीय राज्यों की सीमाओं को स्थापित करने, उनके नाम बदलने, विलय करने, इन इत्यादि के कानून जो है वो इसमें हैं। ओके, अभी रिसेंट में एक घटना घटी थी 5 अगस्त 2019 को। सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। ये आर्टिकल 370 जो है वो डेमोलिश किया गया, खत्म कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को। ओके, इसमें क्या क्या प्रावधान है? जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था पहले, इसे खत्म कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, इन्हें 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ओके, तो ये जो प्रावधान किए गए भारतीय संविधान के भाग 1 और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, ये जो प्रावधान किए गए हैं स्टेट्स के बारे में, इन्हीं प्रावधानों के तहत ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं। ओके, नेक्स्ट, उत्तरी प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था? जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियोस में लगभग इन सारे महाजनपदों के बारे में आपको डिस्कस करने की कोशिश किया है। स्टार्टिंग में जो मेरे वीडियोस थे उसमें महाजनपद के बारे में मैंने पढ़ाया है। ओके,
प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों में उत्तरी भारत में जो सबसे प्रमुख महाजनपद था वो मगध। ओके, मगध, जिस पर बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया। भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल साबित हुए वहां के राजा। ओके, इस क्षेत्र पर यानी कि मगध महाजनपद पर बृहद्रथ बृहद्रथ वंश, प्रद्योत वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य। ओके, मौर्य डायनेस्टी ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक और विष्णुगुप्त, कौटिल्य यानी कि चाणक्य इनके गुरु थे और इनके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य का गठन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, मोहन सिंह। तो ये हेमचंद्र थे। ओके, इन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इतिहास में ये हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें हेमू या हेमू विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, ये दिल्ली राज्य के अंतिम हिंदू शासक थे। वह एक सक्षम सैन्य नेता थे जो मुगल साम्राज्य के दौरान सत्ता में आए थे। 1556 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, इसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। ओके, हेमू ने सूरी राजवंश के आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री और जनरल के रूप में भी काम किया था। बाद में इन्होंने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ओके, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले सबसे अंतिम शासक भी यही हैं। ओके, 42वें संविधान संशोधन को और कौन सी संज्ञा दी जाती है? इसे लघु संविधान के रूप नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब? 1976। ओके, तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन के द्वारा लगभग संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे। बहुत बड़ा ये अमेंडमेंट्स था। इस वजह से 1976 ईस्वी के संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। ओके, इसके बाद एक तथ्य यहां पर और आता है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 2 सालों के बाद एक और संशोधन हुआ था 42वां के बाद। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, परंतु 1976 ईस्वी का संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। ओके, कौन कौन सी स्वतंत्रता? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हैं कुछ भी अभिव्यक्त करने के लिए। दूसरा है शांति से और बिना हथियार के एक जगह किसी भी जगह पर जमा होकर के हम सभा कर सकते हैं। 3, संघ या संगठन बनाने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। चौथा, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। 5वां, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। 6ठा, किसी पेशे को करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या आजीविका को करने का स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, so please undermine all the facts which I have discussed here. These are very important for the point of views of examinations.
ओके, हमें ये पता है कि आपको ये वीडियोस बड़े ही अच्छे लग रहे हैं और आप पूरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, डिस्कस्ड मैनर में लगभग 150 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या तो यहाँ पर मैंने 30 ही लिए हैं, परंतु डिस्कशन के द्वारा ये तीन चार क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन से राइज हो जाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल तल्लीनता के साथ पढ़ते चलें। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, स्थापना 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। ओके, ए ओ ह्यूम। ओके, ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। ओके, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई। ओके, यहाँ पर एओयूम के द्वारा इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल मुंबई में किया गया था। ओके, इसकी पहली इसके पहले अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे, सॉरी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसमें 72 प्रतिभागी ही स्टार्टिंग में 72 प्रतिभागी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे 1885 ईस्वी में। कितने मेंबर्स थे इसमें स्टार्टिंग में? ओके, बाद में तो इस संगठन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता की लड़ाई तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया। ओके, बाद में महात्मा गांधी की एंट्री होती है और एक विस्तृत आयाम और पटल इस प्लेटफॉर्म के द्वारा पेश किया गया। हम अपने जीवन का अधिकांश समय वायुमंडल के किस परत में व्यतीत करते हैं? यानी कि जहां पर हम रहते हैं वो क्षोभ मंडल। ओके, क्षोभ मंडल यह 7 से 20 किलोमीटर मोटी मोटी है। इसमें जलवाष्प, बादल और धूल होते हैं। पृथ्वी से अगर हम ऊपर की बात करें तो पृथ्वी से 7 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक की लंबाई जो है वो क्षोभ मंडल की है। ओके, तो हम क्षोभ मंडल में ही अ, हमारा जीवन यापन हो रहा है हम सबों का। ओके, 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये 6 बैंक थे। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाने वाला। 15 अप्रैल 1980 को 6 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ओके, राष्ट्रीयकरण निजी हाथों से राज्यों में एक उपक्रम का प्रबंधन है। पहले भारत के ये बैंक जो थे प्राइवेट थे, बाद में इनका राष्ट्रीयकरण करके और सरकारी बना दिया गया था। ओके, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य ये भारतनाट्यम, तमिलनाडु, दक्षिण भारत। वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्यागा जा सकता है? त्याग, समापन, क्षय, उपरोक्त सभी ये सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता को त्याग किया जा सकता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ये मंजीरा रिवर है। ओके, मंजीरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रगान की रचना की थी? बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश की बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। ओके, ये रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। 1905 में
सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक फैक्ट है कि 1913 ईस्वी में वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए थे और ये पहले गैर यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला। साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ये पहले गैर यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। ओके, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। नोबेल ऑफ लिटरेचर। ओके, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। बाद में इसका स्थानांतरण उदयन के द्वारा, अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा राजगृह से मगध की राजधानी को स्थानांतरित करके और पाटलिपुत्रा कर दिया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, बाद में उदयन के द्वारा स्थानांतरण कौन सा एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो ये आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक कवर संघ लोक सेवा आयोग। ओके, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो एक वैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने 1946 ईस्वी में कौन सी तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ये हुआ था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अली जिन्ना के द्वारा घोषित, और इसमें इसे कलकत्ता नरसंहार के रूप में भी हम जानते हैं। इस दिन कलकत्ता में भीषण हत्याकांड हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना का यह मकसद था अंग्रेजों पर दबाव डालने का कि धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्यों का बंटवारा हो जाए, और इसी वजह से बहुत बड़े दंगे छिड़ गए थे भारत में, यानी कि कलकत्ता में, और वहां पर बहुत बड़ा भीषण नरसंहार हुआ था और बहुत बड़ी हानि हुई थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये 1946 ईस्वी का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से बाहर की नदी है? यानी गंगा, यमुना और रावी नदी हिमालय की नदियां हैं। सतलज जो है वो हिमालय से बाहर की नदी है। ओके, हियरिलु गीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है। हियरिलु, ओके, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं? दो सागर हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर, ये स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं। स्वेज नहर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये नहर आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 ईस्वी को 17th ऑफ नवंबर 1869 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया था, यानी खोला गया था। ये नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है, स्वेज नहर। बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए हैं? ये भाषा है प्राकृत। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं लगभग उनमें प्राकृत भाषाओं का ही, उसकी लिपि प्राकृत ही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह की विधि है? NRI खाते। ओके,
भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ओके। भारत का वो नागरिक जो 35 ईयर्स या उससे अधिक का उम्र प्राप्त कर चुका हो, वह भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। ओके। ये संविधान का जो आर्टिकल है 58, 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होने के लिए संविधानों की जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स की के इन्हें क्या योग्यता चाहिए, ये आर्टिकल 58 में इसका वर्णन किया गया है। प्राचीन बिहार में निम्नलिखित में से किस महान शासक ने हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश। ओके। बिम्बिसार। बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। एक थे बिंदुसार जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन यहाँ पर हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये थे बिम्बिसार। ओके। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में बहने वाली एक नदी। ओके। उस पर जो एक बांध है, ये वो महानदी पर ही है, हीराकुंड परियोजना। योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग का गठन किया गया है? ये नया आयोग है नीति आयोग। ओके। नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ओके। और 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह नई संस्था ने ले ली। उसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। 9 डिग्री चैनल किन्हें जोड़ता है? तो मिनिकॉय से मुख्य भूमि लक्षद्वीप को जोड़ने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल। के निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? ये हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी। सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी से मुक्त, सातवाहन वंश का संस्थापक। ओके। भारत के अधिकांश भाग में वर्षा कब होती है? ये वर्षा जून से सितंबर के महीने के बीच भारत में ये वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। भारत अपनी अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से प्राप्त करता है और ये जून से सितंबर के बीच में भारत में वर्षा होती है। कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस वजह से ये महीने जून से लेकर के सितंबर तक के महीने बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के अधिकांश भाग में वर्षा। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ओके। त्र्यंबकेश्वर।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ओके। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन और हम लोगों ने इसमें बिहार स्टाफ सिलेक्शन के सेट्स का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।